नमस्कार दोस्तों, दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं चुरामन साहू आपका स्वागत करता हूं। हमारा ये ऑनलाइन वीडियो का सिलसिला भी जारी है, आपके लिए है ना। अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग लेके आते रहेंगे। चलिए देखते हैं आज की जो हमारी क्लासेस है वो क्या है। तो बहुत सुंदर क्लास आज होने वाला है। क्या क्लास होगा भाई? बहुत सिंपल है। देखिए है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्रशासन। कौन सा टॉपिक है? छत्तीसगढ़ का प्रशासन। तो देखिए बहुत अलग ही तरीके से हम आज जिसको देखने वाले हैं। कैसे देखने वाले हैं? बहुत ही अलग तरीके से देखेंगे। आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा दोस्तों, है ना। जो चीज़ें हम देखते हैं, समझते हैं, है ना, उन्हीं चीज़ों को हमें क्या करना है? अध्ययन करना है, पर सीखने के माध्यम से। हमें सीखना है, हमें याद नहीं करना है ना, केवल रटना नहीं है। हमें हर चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है। यही उद्देश्य से ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज हम लोग छत्तीसगढ़ का प्रशासन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का प्रशासन देखने से पहले छत्तीसगढ़ के प्रशासन संबंधित छत्तीसगढ़ की जो शासन है, छत्तीसगढ़ जो शासन है उससे संबंधित क्या है? संवैधानिक क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है वो हम देखते हैं। संविधान में शासन को लेकर क्या क्या प्रावधान किया गया है वो चीज़ें हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे शासन। हमने बात किया था शासन के कितने अंग होते हैं। तो शासन के कितने अंग होते हैं? बेसिकली 3 अंग होते हैं। शासन के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है आपका क्या? विधायिका। एक होता है क्या आपका? विधायिका। दूसरा होता है आपका क्या? कार्यपालिका। दूसरा होता है आपका क्या? कार्यपालिका होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं। तो शासन के 3 अंग होते हैं बेसिकली, और चौथा पिलर माना गया है। किसको माना गया है? तो वो मीडिया को माना गया है। चौथा पिलर, चौथा स्तंभ के रूप में माना गया है। ठीक है, पर बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो इसके 3 ही आधार स्तंभ मिलेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा आपका हो जाएगा क्या? न्यायपालिका। न्यायपालिका। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसी को कहते हैं क्या? लेजिस्लेटिव। ये क्या कहलाता है? लेजिस्लेटिव कहते हैं। इसको कहते हैं क्या? एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और ये होता है आपका क्या? जुडिशियरी। ये होता है आपका जुडिशियरी। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से कैसे समझना है, मैं एक एक फंक्शन बता देता हूँ। चलिए, विधायिका का काम क्या होता है? तो विधायिका का काम होता है विधि बनाना। विधायिका का काम क्या होता है? विधि बनाना, विधि का निर्माण करना। अब विधि के लिए बहुत सारे और भी शब्द यूज होते हैं। जैसे विधि को ही हम क्या बोलते हैं? कानून बोलते हैं। विधि को क्या बोलते हैं? कानून बोलते हैं। विधि के लिए और शब्द क्या होता है? अधिनियम भी इसी को कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं। तो आप लोग देवनागरी में लिख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है। विधायिका का काम विधि बनाना, जो विधि बना है उसको क्या करना है? अब लागू करना है। तो लागू कौन करेगा? कार्यपालिका करेगा। तो इनका काम क्या हो जाएगा? विधि को लागू करना। इनका काम क्या हो जाएगा? विधि को लागू करना। ठीक है, तो न्यायपालिका क्या करेगा? विधि बनाने का काम विधायिका ने कर लिया, लागू करने का काम कार्यपालिका ने कर लिया। अगर बाय द वे विधि गलत बना है या विधि गलत तरीके से लागू हो रहा है तो उसका निरीक्षण कौन करते हैं? तो आपका न्यायपालिका करता है। कौन करता है? आपका न्यायपालिका करता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, ये जो न्यायपालिका है तो इसका काम होता है क्या? विधि को प्रोटेक्ट करना। विधि को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। विधि का संरक्षण करना। ठीक है, विधि का संरक्षण करना। तो बहुत सिंपल शब्दों में हमने देखा, जो लेजिस्लेटिव है मेकिंग ऑफ लॉ, लॉ बनाता है। एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। और जुडिशियरी करता है प्रोटेक्ट द लॉ, है ना। लॉ को ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, विधि का संरक्षण करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग छत्तीसगढ़ के इन्हीं चीजों को देखने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए तो ये बेसिक चीजें हैं। अब छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ का विधायिका का नाम क्या है, या छत्तीसगढ़ के लिए विधि कौन बनाता है, छत्तीसगढ़ की कार्यपालिका कौन है और छत्तीसगढ़ के न्यायपालिका कौन है, ये चीज़ों को हम आज के वीडियो में देखने वाले। मजा आने वाला दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, तो पूरी डिस्क्राइब करूंगा मैं आपको, हर एक चीज़ें समझाऊंगा आज के वीडियो में। चलिए, तो इतना नोट करने के बाद आप देखिएगा, अब यहाँ पास हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की विधायिका। क्या देखने वाले हैं? छत्तीसगढ़ की विधायिका। छत्तीसगढ़ की विधायिका का मतलब छत्तीसगढ़ के लिए कानून कौन बनाता है। तो विधायिका का नाम क्या होता है? विधायिका को बोलते हैं हम लोग क्या? विधानमंडल। विधायिका को क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ के लिए कानून बनाने के लिए क्या बना है? एक विधानमंडल बना है। ठीक है, तो ऐसे ही हर राज्य का क्या होता है? अपना एक विधानमंडल होता है। ठीक है, संविधान के कौन से आर्टिकल में विधानमंडल का वर्णन किया गया है?
तो ये है आपका आर्टिकल 168। नोट कर लीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो संविधान, धीरे धीरे आपको आर्टिकल भी याद होते जाएगा, है ना, आप बिल्कुल आर्टिकल के भी महारत बन जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा है? 168। 168 क्या कहता है? राज्य में कानून बनाने के लिए कौन होगा? विधानमंडल होगा। अब विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? तो ये आर्टिकल 168 ने कहा है विधानमंडल किससे मिलकर बनेगा? राज्यपाल से मिलकर बनेगा। गवर्नर होंगे, ठीक है। इसके बाद कौन होगा? उच्च सदन होगा, विधान परिषद होगा, है ना। राज्य का उच्च सदन कौन होता है? तो वो विधान परिषद होता है। राज्य का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद होता है। और एक होता है क्या आपका निम्न सदन, तो वो होता है आपका विधानसभा। वो क्या होता है? विधानसभा होता है। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो ये गवर्नर हो जाएगा, ये गवर्नर कहते हैं। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। और विधानसभा क्या कहलाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है ना। तो आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है विधानमंडल में कौन कौन शामिल है। तो विधानमंडल में कौन शामिल है? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? हमारा संविधान कर रहा है। और संविधान का कौन सा आर्टिकल? तो संविधान का है ये आर्टिकल 168। एग्जाम में कई बार यही चीजें पूछा जाता है और पूछा भी गया है और आगे भी एग्जाम में आते रहेगा। चलिए दोस्तों, इतना अगर कर लिए ना तो अब इसी को थोड़ा सा मैं आगे लेकर जाता हूं। अब आते हैं हम लोग राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका है ना, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित जो भी प्रावधान है ना, वो प्रावधान मैं आपको बिल्कुल इससे पहले वीडियो बना चुका हूं, है ना। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। एकदम ट्रिक के माध्यम से पढ़े हम लोग, है ना। चंद मिनटों में, 2 मिनट में आप बिल्कुल राज्यपाल की चीजों को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान वीडियो बनाया। तो राज्यपाल के बारे में बस बेसिकली यह याद रख लीजिएगा, संविधान में 153 से लेकर 153 से लेकर 159 तक के आर्टिकल में बताया गया किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। विधान परिषद, विधान परिषद से संबंधित आपको 2 आर्टिकल बेसिकली याद रखना है। एक आर्टिकल याद रखना है 169 और एक याद रखना है 171। एक याद रखना है कौन सा? 169 आर्टिकल याद रखना है और एक याद रखना है आपको कौन सा? 171। 169 क्या कहता है? विधान परिषद की गठन या समाप्ति। विधान परिषद की गठन या समाप्ति कहता है, गठन या फिर समाप्ति कहता है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर कोई राज्य अपना विधान परिषद बनाता है या विधान परिषद को समाप्त करता है तो उस पर कौन सा आर्टिकल अप्लाई होगा? 169। और उसकी पूरी प्रक्रिया भी बताई गई है किसमें? 169 में। यहाँ मैं प्रक्रिया नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा और डिटेल आपको लेकर जाऊंगा। बस अभी याद रखिएगा, विधान परिषद की गठन या समाप्ति कौन सा आर्टिकल है? 169 आर्टिकल है। ठीक है, चलिए 171 में क्या बताया गया है? विधान परिषद के, है ना, वह विधान परिषद के बारे में बताया गया, इनकी संरचना के बारे में बताया गया कि बनता कैसे है ना। विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया किसमें? 171 में। तो कितने सदस्य होंगे, कौन निर्वाचित होगा, कौन मनोनीत होगा, ठीक है, इसके लिए भी मैं अलग से डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। बस अभी आप आर्टिकल के नाम याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये आर्टिकल कई बार पूछे गए। विधान परिषद की गठन या समाप्ति कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या? विधानसभा। अगला हम लोग क्या देखते हैं? विधानसभा देखते हैं। तो दोस्तों विधानसभा को और क्या कहते हैं? तो देखिए विधानसभा को और क्या क्या कहते हैं? तो एक विधानसभा को कहा जाता है क्या? प्रथम सदन। विधानसभा को क्या कहते हैं हम? प्रथम सदन कहते हैं। विधानसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जनता का सदन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जनता का सदन भी कहते हैं। या फिर इसी को और क्या कहते हैं? जनप्रतिनिधियों का सदन। जनप्रतिनिधियों का सदन भी कहते हैं। जनप्रतिनिधियों का सदन भी इसी को कहते हैं। तो कई सारे नाम बोल दिया जाता है, तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नाम भी याद रखना है। केवल संविधान नहीं पढ़ना है हमें, संविधान के साथ साथ राज्य व्यवस्था की बातें हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो जनप्रतिनिधियों का सदन, इसी को राज्य का क्या बोला जाता है? राज्य का निम्न सदन कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? राज्य का निम्न सदन भी कहा जाता है। तो देखिए विधानसभा के कई नाम हो गए, प्रथम सदन, जनता का सदन, जनप्रतिनिधियों का सदन, निम्न सदन। ठीक है, अब विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना दोस्तों, तो उसको याद रखिएगा क्या बोलते हैं? उनके सदस्य को बोला जाता है विधायक। उनके सदस्यों को क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है MLA। इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, विधानसभा है। ठीक है, चलिए अब इसकी संरचना के बारे में कहाँ बताया गया है, इनके बारे में डिटेल कहाँ बताया गया है, तो ये आर्टिकल कौन सा है, 170 है। कौन सा आर्टिकल है, 170 आर्टिकल है। तो देखिए 4 आर्टिकल मैंने बताया, 168 क्या है, विधानमंडल है, 169 क्या है, विधान परिषद की गठन या समाप्ति है, 170 क्या है, विधानसभा है, और विधान परिषद के बारे में कौन सा आर्टिकल है, 171 है। तो ये 4 आर्टिकल आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा मैं डिटेल लेके जाता हूं छत्तीसगढ़ के विधानसभा के बारे में। ठीक है, उससे पहले तो मैं एक चीज बता दूंगा आप लोग को, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। चलिए छत्तीसगढ़ में कितने राज्यपाल हुए हैं ना दोस्तों, उसके बारे में बिल्कुल एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं मैं, उस ट्रिक को कोशिश कीजिएगा याद कर लीजिए और उसी से आपके पूरे चीजें बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम बिल्कुल है ना सभी टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो चलिए मैं मिटाता हूं, हमारा अभी थोड़ा सा देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। क्या देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। कई बार यही प्रश्न क्रम में पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का है ना, राज्यपाल का क्रम अनुसार, उनके कार्यकाल के अनुसार क्रम में अरेंज कीजिए। तो ऐसा प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो पहले नाम याद होना चाहिए क्रम में। तो बहुत सिंपल एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूं मैं, एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, इस ट्रिक को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ट्रिक क्या है, तो देखिए एक दिनेश है, ये कौन है, ये दिनेश है। ये दिनेश क्या है, एक सेठ है। समझिएगा मेरी बात को, ये जो दिनेश है ना वो क्या है, एक सेठ है। तो दिनेश सेठ, दिनेश सेठ, समझिएगा इस बात को, दिनेश सेठ, ये दिनेश है ना, और दिनेश कौन है एक्चुअली में, सेठ है। तो दिनेश सेठ के बाद है ना, मैं यहां कंटिन्यूअस लिख दे रहा हूं, दिनेश सेठ का बात सुन। इनका जो बात है ना बड़ा मजेदार था, तो बात सुन है ना, ध्यान से सुनेगा। ये दिनेश सेठ है, दिनेश सेठ का बात सुन नार है ना, दिनेश सेठ का बात सुन नार से राम ने क्या लगाया, बल लगाया, राम ने बल लगाया। ठीक है, तो ये छोटा सा सेंटेंस है दोस्तों, है ना, राम ने क्या लगाया, बल लगाया। तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, याद रखना। एक दिनेश सेठ है ना, तो उसकी बात को सुनकर है ना, नार से राम ने बल लगाया। नार का मतलब समझते हैं, नार का मतलब होता है बेल या लता। नार का मतलब क्या होता है, छत्तीसगढ़ी में हम बेल या लता को क्या बोलते हैं, नार बोलते हैं। ठीक है, तो दिनेश सेठ की बात सुन, ये राम है, इस राम ने क्या लगाया, ये नार है, इस पर अपना ताकत आजमाया, है ना, इस पर क्या आजमाया, अपना ताकत आजमाया। तो ये दिनेश सेठ की बात को सुना किसने, राम ने नार पर क्या लगाया, बल लगाया। तो वही चीजें लिखा हूं मैं, दिनेश सेठ का बात सुन नार से राम ने बल लगाया, तब उसे क्या मिला, तब उसे आनंद की अनुभूति हुआ। आनंद की, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, है ना, तब उसे आनंद की अनुभूति हुआ, आनंद की अनुभूति हुआ। तो ये एक सेंटेंस है दोस्तों, इस सेंटेंस को पूरा याद रख लीजिए आप लोग, 2-3 बार पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। दिनेश सेठ का बात सुन नार से राम ने बल लगाया, दिनेश सेठ का बात सुन नार से राम ने बल लगाया, तब उसे क्या हुआ, आनंद की अनुभूति हुआ। अब दिनेश नंदन सहाय, देखिए हमारे आपके पूरे राज्यपाल के नाम, छत्तीसगढ़ के जितने राज्यपाल है ना उसके नाम याद हो गए आपको। देखिए बहुत सिंपल है, दिनेश सेठ ये क्या है, छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल है। दिनेश नंदन सहाय, पूरा नाम क्या है, दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, दिनेश नंदन सहाय ये छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल है। के एम सेठ ये क्या है, छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यपाल है ना। का बात सुन, ये क्या है, सुनील चंद्र है, ये आपके तीसरे हैं, पर इसे कार्यवाहक है। ये कौन है, कार्यवाहक राज्यपाल है। ध्यान में रखिएगा, ये कौन है, एक कार्यवाहक राज्यपाल है। ठीक है, तो कार्यवाहक को आपको काउंट नहीं करना है, पर ध्यान में रखना है। चलिए, नार का मतलब क्या है, नार का मतलब है नरसिंहमन। नार का मतलब क्या है, नरसिंहमन करके है, नार का मतलब है नरसिंहमन। तो नरसिंहमन है आपके। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। से राम का मतलब है, अच्छा से का मतलब क्या है, से का मतलब क्या है भाई, है ना, से का मतलब आपका क्या मिल जाएगा,
तो इसका मतलब है शेखर। शेखर मतलब क्या है, चंद्रशेखर करके है, शेखर करके है, शेखर चंद्र। ठीक है। राम का मतलब क्या है, राम नरेश, राम नरेश। रा का मतलब क्या है, राम नरेश। ठीक है। बल का मतलब क्या है, बलराम दास टंडन, बलराम दास टंडन है। ठीक है, बलराम दास टंडन है। ठीक है। और आनंद का मतलब क्या है, तब उसे आनंद की अनुभूति है। और आनंद का मतलब क्या है, आनंदीबेन पटेल। आनंद का मतलब क्या है, आनंदीबेन पटेल है। आनंद का मतलब है आनंदीबेन पटेल। और ये जो अनुभूति है ना, ये अनुशब्द है, इसका मतलब है क्या, अनुसुईया उइके। क्या नाम है, अनुसुईया उइके। तो देखिए इस प्रकार से आपको पूरे कार्यवाहक है ना, राम नरेश यादव, शेखर जी है ना, इन सब के पूरे नाम याद हो गए। तो अगर देखेंगे मुख्य रूप से कितने हुए हैं, 6 हुए हैं। मुख्य रूप से कितने राज्यपाल हुए हैं, 6 हुए हैं। और 3 क्या हुए हैं, कार्यवाहक हुए। 3 क्या हुए हैं, कार्यवाहक है ना, राज्यपाल हुए हैं। चलिए, तो एक दिनेश नंदन सहाय है, के.एम. सेठ जी है ना। कार्यवाहक कौन हुए, है ना, सुनील कुमार जी हुए। सुनील कुमार है, नाम नहीं लिखा था, नोट कर लीजिएगा, सुनील कुमार जी हैं। ठीक है। और नरसिम्हन जी क्या है, ये तीसरे नंबर के आपके क्या है, तीसरे नंबर के आपके राज्यपाल मिलेंगे। शेखर दत्त है ये, है ना, शेखर दत्त कौन से नंबर के हुए, चौथे नंबर के हुए। उसके बाद राम नरेश जी क्या है, राम नरेश जी है 5वें नंबर के, राम नरेश। अरे ये कार्यवाहक है, ये कार्यवाहक मिलेंगे। तो यहाँ मैं के लिख दे रहा हूँ ना, जो कार्यवाहक है ना उनके सामने के लिख दे रहा हूँ। ठीक है। बलराम दास टंडन कौन से नंबर के हो गए, 5वें नंबर के हो गए। बलराम दास टंडन कौन से हो गए, 5वें नंबर के हो गए। आनंदीबेन पटेल, ये भी क्या है, कार्यवाहक है, ये भी क्या है, कार्यवाहक है। और अनुसुईया उइके क्या हो गए, 6वें नंबर के आपके राज्यपाल हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप आसानी से सभी राज्यपाल के नाम याद कर सकते हैं। एक बार और बता देता हूं, दिनेश सेठ का बात सुन, नार से राम ने बल लगाया। राम ने, है ना, नार से राम ने बल लगाया, तब उसे क्या हुआ, आनंद की अनुभूति हुआ। ठीक है। तो बहुत सिंपल लाइन है, आपके पूरे 6 राज्यपाल और 3 कार्यवाहक राज्यपाल के नाम आसानी से याद हो गए होंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हमने देखा। अब देखने वाले हैं किसके बारे में, विधानसभा के बारे में। एक चीज ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ में विधान परिषद है क्या, बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ में क्या नहीं है, विधान परिषद नहीं है, पर क्या है, विधानसभा है। तो छत्तीसगढ़ का विधानसभा, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ का क्या है, विधानसभा। तो सबसे पहले याद रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विधानसभा को, है ना, किस नाम से जाना जाता है। तो क्या नाम है छत्तीसगढ़ के विधानसभा का नाम, मिनी माता। क्या नाम है, मिनी माता नाम है। अब बताइए मुझे, छत्तीसगढ़ के विधानसभा का नाम मिनी माता क्यों रखा गया होगा। तो इसके पीछे क्या है, तो सबसे पहले याद रखना है, छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सांसद, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला सांसद कौन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम सांसद कौन है, तो कौन है वो, मिनी माता। कौन है, मिनी माता जी छत्तीसगढ़ का क्या है, प्रथम सांसद है। ठीक है। चलिए देखिए मिनी माता के बारे में थोड़ा सा डिटेल रहती है। ये जो मिनी माता जी है ना, एक समाज सेविका थी, इनके बारे में ध्यान में रखिएगा। ये 1951 में बने, है ना, 1951 में बने थे, 52 लिख लीजिएगा। 1957 में भी सांसद रहे हैं, 1962 में भी सांसद रहे, 1967 में भी सांसद रहे, और ये 1971 के क्या रहे हैं, सांसद रहे हैं। तो देखिए इन्होंने 5 कार्यकाल सांसद के रूप में रहे हैं, और इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का क्या किया गया है, नामकरण किया गया। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा का नाम मिनी माता। ठीक है। मिनी माता के बारे में, मिनी माता का, है ना, मिनी माता के बचपन का नाम क्या है, मीनाक्षी देवी, है ना, इनको क्या बोला जाता था, मीनाक्षी देवी। एक्चुअली में ये कहाँ के रहने वाली थी, असम के रहने वाली थी मीनाक्षी देवी, है ना। मीनाक्षी देवी कौन थी, और एक्चुअली में मीनाक्षी देवी, है ना, हमारे जो बहुत बड़े समाज सेवक रहे हैं, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के एक समाज सेवक रहे जिनको आप सभी जानते हैं, गुरु घासीदास जी। कौन थे, गुरु घासीदास जी। इन्हीं गुरु घासीदास जी के क्या थे, एक पुत्र थे। इन्हीं गुरु घासीदास जी के कौन थे, एक पुत्र थे, और उनका नाम क्या था, अगमदास। उनका नाम क्या था, अगमदास था।
और इन्हीं अगमदास से क्या हुआ था, इनका विवाह हुआ था। किनका विवाह हुआ था भाई, मिनी माता का विवाह हुआ था। तो थोड़ा सा हमने डिटेल देखा किसके बारे में, मिनी माता के बारे में, और मिनी माता एक समाज सेवक का थी, है ना। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो हमारे विधानसभा का नाम मिनी माता है ना, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मिनी माता 5 कार्यकाल तक सांसद रहे हैं। इनके बचपन का नाम है मीनाक्षी देवी। किनके बहू थे, तो गुरु घासीदास जी के बहू थे। किनकी पत्नी थे, अगमदास जी के पत्नी थे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रशासनिक रूप से देखते हैं इनको। छत्तीसगढ़ का वो जो विधानसभा है ना, इसमें कुल सीट कितनी है, तो इसमें कुल सीट है आपका 90, ठीक है। कुल सीट कितना है, 90 विधानसभा सीटें। बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आगे भविष्य में बनेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 90 सीटें। चलिए अब ये जो 90 सीटें हैं ना, वो कितने भागों में बटा है, 3 वर्गों में बटा है। कौन कौन से, एक सामान्य वर्ग सीट, एक सामान्य वर्ग का सीट है, एक है अनुसूचित जनजाति वर्ग का सीट, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सीट बटा है, आरक्षित है उनके लिए सीटें, ठीक है। और एक है क्या, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीट, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीट, ठीक है। तो याद रखना है, सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, ये 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया, किसको, छत्तीसगढ़ के विधानसभा सीट को। अब दोस्तों ध्यान में रखिएगा, बहुत सिंपल है, याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको छत्तीसगढ़ में आरक्षण का प्रतिशत याद है ना, तो आपको हर डाटा निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना आरक्षण है, तो 32% आरक्षण है। चलिए 32% निकालिएगा, किसका, 90 क्या है, विधानसभा सीट है। अब निकालिए आप लोग इसका 32%, कितना आएगा 32%, तो जब 32% निकालेंगे ना, 28.8 आएगा। और इसी को राउंड फिगर में हम क्या लिखेंगे, 29 लिखेंगे। इसी को हम क्या लिखेंगे, 29। अब इसी को आप याद करते हैं, याद नहीं करना है भाई, आपको पता है 90 विधानसभा सीट है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32% सीटें आरक्षित रहती है प्रशासन लोक सेवा के लिए, है ना। तो वो 32% सीट आप निकाल दीजिए, आपको 29, तो है ना। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ये एग्जाम में कई बार पूछा है। तो कितनी सीटें हैं, 29। कैसे निकाला, तो 32% रिजर्वेशन है, आप इसका 32% निकाल लीजिए। देखिएगा प्रतिशत निकालने आता है ना, 90 × 32 डिवाइड बाई 100। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तब ये आएगा आपका 28.8, ठीक है। जिनको नहीं आता सीख लीजिएगा मैथ्स की क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कितना आरक्षण है, तो 12% है। तो 12% निकालिए, किसका, 90 का। कुल सीट कितना है, 90 है, ये 10.8 आएगा। और 10.8 को आप राउंड फिगर में कर लीजिए क्या, 10 सीटें, ठीक है, 10 सीटें। तो विधानसभा में है ना, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अर्थात एससी वर्ग के लिए और ये एसटी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित है ना। तो बहुत सिंपल है, बचे कितना, 53, बचे कितना, 51 बच गए। तो सामान्य वर्ग के लिए क्या हो गया, 51 सीटें हो गया, ठीक है दोस्तों। तो सामान्य वर्ग के लिए 51 सीटें हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए एक बार बता देता हूं, है ना। 51 किसके लिए, सामान्य वर्ग के लिए, 29 किसके लिए, अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लिए, और 10 सीटें किसके लिए, यही एग्जाम में पूछा है, 10 सीटें किसके लिए, एससी वर्ग के लिए, एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए और ये जनरल वर्ग के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही चीजें याद रखना है। पर याद कैसे रखना, अगर याद नहीं है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 32% रिजर्वेशन और 12% रिजर्वेशन आपको पता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैं बात करूंगा कहाँ कितनी सीटें हैं। अगर कहाँ कितनी सीटें हैं इनका, तो वो भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, बाद में इसका थोड़ा सा डिटेल क्लास मैं कर दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। चलिए तो छत्तीसगढ़ का मैप बना देते हैं, छत्तीसगढ़ का मैप बना लेते हैं। आता है ना मैप बनाने, आता है छत्तीसगढ़ का, नहीं आता तो मैंने मैप का भी एक वीडियो बनाया हुआ है। मैप का क्या बनाया है, वीडियो बनाया कि मैप कैसे बनाते हैं छत्तीसगढ़ का, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में डाल दूंगा, आप बिल्कुल वहां से देख लीजिएगा। और मैप बनाने तो आना चाहिए आप लोगों को भाई। पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे, बड़े बड़े एग्जाम, अधिकारी बनने की सोच रहे हैं ना, तो हमें वो गुण भी तो आना चाहिए, वो नॉलेज भी हमारे अंदर होना चाहिए, तभी तो हम अधिकारी बनेंगे। चलिए ये है आपका कौन सा संभाग, सरगुजा संभाग। ये कौन सा संभाग है, ये बिलासपुर संभाग है। ये कौन सा संभाग है आपका, तो ये है आपका दुर्ग संभाग, और ये है रायपुर संभाग, और ये है आपका बस्तर संभाग। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये कौन सा है, सरगुजा संभाग। ये कौन सा संभाग है, सरगुजा संभाग है।
ये है बिलासपुर संभाग है, ये है आपका दुर्ग संभाग है, ठीक है। ये कौन सा संभाग है? दुर्ग संभाग है ना। ये सब का वीडियो मैं बना चुका हूं ना, मैप का वीडियो बना चुका हूं मैं, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा, आप बिल्कुल देखिएगा, मुझे बताइएगा कि वो वीडियो आपको कैसा लगा। बिल्कुल कमेंट लाइक शेयर करते रहना है दोस्तों, है ना। आप जितना कमेंट लाइक शेयर करेंगे ना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये कौन सा है? रायपुर संभाग है। ये सब तो आप लोगों को अच्छे से पता है। ये कौन सा है? रायपुर संभाग है। ये कौन सा संभाग है? तो ये है आपका बस्तर संभाग। ये कौन सा संभाग है? बस्तर संभाग है। चलिए, टोटल विधानसभा की सीट कितनी है छत्तीसगढ़ में? 90 है। कितना है? 90 है। 90 में 51 किसके लिए है? जनरल वर्ग के लिए, 29 किसके लिए? एसटी वर्ग के लिए, और 10 किसके हैं? एससी वर्ग के लिए। तो देखिए, पहले तो थोड़ा सा नाम याद रख लीजिए, बाकी क्षेत्र कौन कौन से ना, इसके लिए मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगा। कौन कौन से क्षेत्र है इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक वीडियो लाऊंगा, है ना। उस वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है ना। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा पढ़ेंगे, किफ़ायती पढ़ेंगे और अपने आप को खूब मजबूत बनाएंगे, और इसी मजबूती के साथ हम एक बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को क्या करेंगे दोस्तों? तैयार करेंगे। तो जब ठान लिया है ना करने का, तो हमें अपने जिद पे आ जाना है कि हम झुका के ही रहेंगे पीएससी को, और पीएससी का एग्जाम क्रैक करके ही रहेंगे। तो चलिए देखते हैं सरगुजा में कितना है। तो सरगुजा संभाग में टोटल विधानसभा की सीटें कितनी है? 14 है। सरगुजा संभाग में विधानसभा की सीटें कितनी है? 14 है। बिलासपुर संभाग में विधानसभा की सीटें कितनी है? 24 है। दुर्ग संभाग में कितना है? 20 सीटें हैं। रायपुर संभाग में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं। और बस्तर संभाग में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। कितना सीट है? 12 सीट है, ठीक है। तो देखिए, अब आपको यहां प्रश्न पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ के किस संभाग में विधानसभा की सर्वाधिक सीट है, और छत्तीसगढ़ के किस संभाग में विधानसभा की सबसे कम सीट मिलेगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं, है ना, आप देख सकते हैं यहां से पूरी चीजें समझ में आ रही। सरगुजा संभाग में 14, बिलासपुर में 24, दुर्ग में 20, रायपुर में 20 और बस्तर में 12। तो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट कौन से संभाग में है? यहां है। देखिए कौन सा है? बिलासपुर में मैक्सिमम है। मिनिमम कहां है? तो ये है आपका बस्तर। यहां सबसे कम है, न्यूनतम विधानसभा की सीटें, और कितना है? 12 है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब अनुसूचित जाति और जनजाति सीट देख लेते हैं। तो ये मैं बॉक्स बना देता हूं। चलिए, ये बॉक्स है। इस बॉक्स में पहले वाले में मैं एसटी का बता देता हूं, दूसरे में एससी का। यहां भी बॉक्स बना लेते हैं। पहले में एसटी वर्ग का बता दूंगा, यहां एससी वर्ग का। यहां भी बॉक्स बना लेते हैं, है ना, एसटी वर्ग के लिए और एससी वर्ग के लिए। चलिए, तो इससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को कितनी सीटें। मैं क्षेत्र कल, है ना, क्षेत्र के लिए नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, इतने को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें आप 3 कॉलम याद रखिएगा, जनरल, एसटी के लिए और एससी वर्ग के लिए, ठीक है। चलिए, तो जो सरगुजा संभाग में 14 सीटें हैं, 14 सीट में से 9 सीट किसके लिए है? एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है ना। विधानसभा की 9 सीटें एसटी वर्ग के लिए है। कहां? सरगुजा संभाग में। 5 सीट जो है वो कहां के लिए है? बिलासपुर संभाग में है। 5 सीट कहां है? बिलासपुर संभाग में है, एसटी वर्ग के लिए। 2 सीट कहां है? दुर्ग संभाग में है। 2 सीट कहां है? रायपुर संभाग में है। और 11 सीट कहां है? तो 11 सीट आपको मिलेंगे कहां? बस्तर संभाग में। चलिए, जोड़कर देखते हैं। 9, 5, 14, 14, 4, 14, 4 कितना हो गया? 18, 18 और 11 हो गया आपका 29। तो ये देखिए, आपका 29 एसटी का विधानसभा सीट मिल गया, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा सर्वाधिक एसटी विधानसभा सीट कहां है? तो कौन से संभाग में है? बस्तर संभाग में। कितना है? 11 है। तो देखिए, ये 11 विधानसभा सीट है कौन से वर्ग के लिए? आरक्षित एसटी वर्ग के लिए। तो चलिए, एससी वर्ग का देखते हैं। एससी वर्ग के लिए सरगुजा संभाग में एक भी सीटें नहीं है, ठीक है। बिलासपुर संभाग में आएंगे तो कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। दुर्ग संभाग में आएंगे तो कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं, है ना। रायपुर संभाग में आएंगे तो कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। और जब यहां जाएंगे बस्तर संभाग में तो यहां भी 0। तो ऊपर सरगुजा संभाग और नीचे बस्तर संभाग। आप लोग को पता है ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तो यह, है ना, अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित नहीं है। किसके लिए? विधानसभा के लिए। तो बहुत आसानी से याद, बस बीच के 3 संभाग याद रखना है, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर। बिलासपुर में 4 है अनुसूचित जनजाति के लिए, दुर्ग में 3 है और रायपुर में 3 है। 4, 3, 7, 3, 10। ये देखिए 10 एससी सीटें हो गया, कंप्लीट हुआ।
अब बच्चा कितना, इसको समझना है, एग्जाम में यही पूछा था। बस्तर संभाग में कितने हैं, 12 विधानसभा सीटें हैं, 11 क्या उसमें से एसटी है, तो एक सीट बच्चा क्या, एक सीट किसका है, जनरल है। और वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, तो वो है आपका जगदलपुर। जगदलपुर में जब इलेक्शन होता है ना विधानसभा के लिए, तो वो कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है, वो हमेशा जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये था एक हमारा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विधानसभा में कितनी सीटें है वो हमने संभाग वाइज देखा। अगला वीडियो मैं जो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि हमारे विधानसभा में 14 क्या है, महिला सदस्य। हमारे विधानसभा में क्या है, 14 महिला सदस्य कौन कौन है, कहां से हैं, वो सभी चीजें मैं बताऊंगा। और ये क्षेत्र भी बताऊंगा कि कौन सा 9 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, कौन सा ये 4 अनुसूचित जाति क्षेत्र है। ये सब चीजों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, बस शर्ते इसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा मेहनत। ठीक है, क्या करना होगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर मार दो। क्या करना है, शेयर कर दो दोस्तों। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा और आपके इसी प्यार को बनाए रखना है और बिल्कुल आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो हम बिल्कुल दर्शन एकेडमी में लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं आगे बताऊंगा, कार्यपालिका के बारे में भी बताऊंगा, उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊंगा।